मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की जो हमारी क्लास है वो आपके आरएस 2024 के पेपर फोर्थ की और आपके यूनिट फर्स्ट की यानी आपकी हिंदी की क्लासेज है। अगर हिंदी क्लासेस की बात करें तो आपके पार्ट ए में व्याकरण और पार्ट बी में है जो आपके प्रारूप पत्र प्रारूप लेखन दे रखे हैं उसकी क्लास आज रहने वाली है। तो जो आपको कल के टेस्ट में जो क्वेश्चन आपको आंसर राइटिंग के लिए दिया गया था अधिसूचना वाला वो आज अच्छे से उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन दिया हुआ है व्याकरण का और उसमें हमें संधि विच्छेद का दिया हुआ है जिसमें हमें संधि करनी है। संधि विच्छेद हमें दिया गया है और हमें क्या करनी है, उसकी संधि करनी है। तो निम्नलिखित शब्दों का संधि कीजिए। सबसे पहले दिया गया वाक प्लस जड़ता। वाक जड़ता की बात करें तो इसका क्या बनता है, इसका बनता है वाग जड़ता। कै का क्या बन जाता है, आधा गे, वाग जड़ता, वाग जड़ता। अगला है हो प्लस अन। हो प्लस अन का क्या बनता है, हवन। क्या बनता है, हवन। यानी कि आपकी कौन सी है, अयादि संधि है जिसमें अव होने पर क्या बनता है, आपका ओ बनता है। तो इसका क्या बन गया, हो प्लस अन हवन, अयादि संधि। अगला है दई प्लस नी। दई प्लस नी, इसमें क्या बनेगा, आपका बनेगा दायनी। इसमें क्या बनेगा, दायनी। और दायनी अपन किस प्रकार लिखेंगे, दायनी। दायनी इसमें क्या बना है, इसमें भी अयादि संधि है, आय बना है। और आय का क्या होता है, ए की मात्रा, ये चीज होती है, ठीक है। अगला देखिए, अगला है द्राक्षा प्लस आसव। द्राक्षा प्लस आसव का द्राक्षव बनता है। किस प्रकार लिखा जाएगा, द्राक्षाव, द्राक्षाव। तो इसका द्राक्षा प्लस आसव का क्या बन गया, द्राक्षाव। अगला अपना आता है द्राक्षा प्लस अरिष्ट। द्राक्षा प्लस अरिष्ट की बात करें तो इसका बनता है द्राक्षारिष्ट, द्राक्षारिष्ट। तो ये अपन लिखेंगे द्राक्षारिष्ट, द्राक्षारिष्ट। ये जो संधि के हैं मैं आपके लिए लगभग है वो 20, लगभग क्या ये 20 ही आपके एग्जाम्पल है लेके आई हूँ। एक स्टूडेंट का एक बार मैसेज आया था आज से 3 से 4 दिन पहले कि मैडम आप जब आपके या आप संधि कराओ उपसर्ग करवाओ यानी आप व्याकरण के जब भी क्वेश्चन करवाते हो तो उसमें एग्जाम्पल हमारे लिए ज्यादा रखा करो, क्योंकि आपके जो एग्जाम्पल होते हैं वो एज ए एग्जाम में आने वाले से लगते हैं। जो हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं उनसे कुछ एक एग्जाम्पल ऐसे होते हैं जो हमें एग्जाम में जैसे यही आएगा ये लगते हैं, तो आप प्रैक्टिस में ज्यादा करवाया करो। तो आपके लिए मैं आज ये 20 क्वेश्चन लेके आई हूँ, कल भी मैंने आपके लिए ज्यादा ही रखा था। अगला देखें तो अगला हमें आता है प्रादु विसर्ग प्लस भूत। प्रादु विसर्ग प्लस भूत, इसका बनता है प्रादुर्भूत। इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा प्रादुर्भूत, प्रादुर्भूत। रह आ जाएगा, विसर्ग का क्या बन गया, रह बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला है मन विसर्ग हर। मन विसर्ग हर, इसकी बात करें तो इससे क्या बनेगा, मनोहर। इससे बनेगा मनोहर। पुनर प्लस प्रेक्षण। पुनर प्लस प्रेक्षण, तो इसमें आपका क्या बन जाएगा, रे का विसर्ग बन जाएगा। और अगला क्या हो जाएगा, प्रेक्षण। अगला क्या हो जाएगा, प्रेषण। तो पुनर प्लस प्रेक्षण का पुनः विसर्ग प्रेषण। अगला है सु प्लस समा। सु प्लस समा की बात करें तो इससे बनता है सुषमा। सु प्लस समा से क्या बनता है, सुषमा। नी प्लस सनात। नी प्लस सनात का बनता है निष्णात, निष्णात। ठीक है। इसमें हुआ क्या है कि आपके जो स है ये स्लेट वाला स, इसका तो ये वाला आधा स बन गया और न का है वो अण बन गया, तो निष्णात। अगला अपना आता है युधि प्लस स्थिर यानी युधिष्ठिर। इसका क्या बन जाएगा, युधिष्ठिर, युधिष्ठिर। युधि प्लस स्थिर यानी युधिष्ठिर। अगला है जगत प्लस जननी। जगत प्लस जननी का बनेगा जग जननी। इसका क्या बनेगा, जग जननी। इसमें आपके एक आधा ये न आएगा, मैं इसको लिख लेती हूँ ढंग से। आधा जय, फिर पूरा जय, और फिर आपका एक न और एक नी, जग जननी, जग जननी। अगला है दिवम प्लस गत। दिवम प्लस गत का होता है दिवगंत। इसका क्या होता है, दिवगंत। अपन ये बोलते हैं ना, और इसको लिखा किस प्रकार जाता है, इसको दी व, और जो ये
ग होता है, ये आधा होता है, ग पूरा होता है, तय लिखा जाता है, इस प्रकार लिखा जाता है। लेकिन इसको अपन क्या लिख देते हैं, इसको पूरा करने के लिए ग को इसको पैरों में लिख देते हैं, तो ये इस प्रकार भी लिखा जाता है, दी व, और इसके पैरों में ग और तय, इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो ये भी आपका सही होता है। तो आप थोड़ा सा शब्द शुद्धि के हिसाब से इनको ध्यान से देख लेना। अगला आता है अपना अलम प्लस करण। अलम प्लस करण का अलंकरण होता है, वो ही आपके किस प्रकार लिखा जाता है। अगर अपन को लिखने की बात करें तो ये इस प्रकार लिखा जाता है, अलंकरण। और अपन लिखते बोलते क्या है, अलंकरण, अलंकरण। तो ये दोनों ही आपके सही होते हैं। अगला है सठ प्लस यंत्र यानी षड्यंत्र। अगर इसकी बात करें तो स, ड और यह है वो इससे जुड़ा हुआ होता है, इस प्रकार लिखा जाता है, षड्यंत्र। क्यों? क्योंकि जो ये ड होता है ये आधा होता है। अब आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, स ड यंत्र। और इसको ड को पूरा करने के लिए ये क्या है, यह है वो इससे जुड़ा हुआ होता है, षड्यंत्र अपन इस प्रकार लिखते हैं। अगला है स्वस्थ प्लस यह स्वास्थ्य। स्वस्थ प्लस यह क्या हो गया, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। अगला है भऊ प्लस ए, ये क्या है, भऊ, भऊ, भू प्लस ए यानी भाव, आओ यानी अयादी संधि। अगला हमें क्या दिया हुआ है, अगला दिया गया है ने प्लस ए, ने प्लस ए यानी नए, अय, अय का क्या होता है, ए, अयादी संधि। पू प्लस इतर, पू प्लस इतर यानी पवित्र, पू प्लस इतर यानी पवित्र। और इसमें क्या आ जाएगा आपका, इसमें जो पू में एस्तर का आगम हुआ है यानी ये अपवाद है, ये क्या है, अपवाद है। तो पू प्लस इतर पवित्र, पव अव, तो अयादी संधि में ये क्या है, अपवाद। अगला आता है वधु प्लस अर्थ। तो इसका बनता है वध्वर्थ, व आधा ध और व पूरा और थ, बदवर्थ। तो ये आपके 20 क्वेश्चन है, आपके किसके हुए, संधि विच्छेद दिया हुआ था जिसके हमने संधि के, वेरी इंपॉर्टेंट आपके ये एग्जांपल्स थे जिसने मैंने आपको अच्छे से समझाए भी हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब इनकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपको जो ये टेलीग्राम पर इसकी सॉल्यूशन पीडीएफ डालती हूँ, ताकि आप, जरूरी नहीं है कि आज के आज इसको रिवाइज करें, आप 3 से 4 दिन हो जाए उस टेस्ट को, फिर उसके बाद है इस पीडीएफ से आप आसानी से उनको रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, उपसर्ग का है। निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। सबसे पहले हमें जो उपसर्ग दिया गया है वो दिया गया है बहु उपसर्ग। बहु उपसर्ग की बात करें तो बहु उपसर्ग से अपन क्या क्या बना सकते हैं, जैसे बहुमूल्य, क्या बन गया, बहुमूल्य। बहुमूल्य के अलावा बात करें तो अपना बन सकता है बहुव्रीहि, बहुव्रीहि। और बहुरंगा या बहुरंग, ठीक है, ये भी बन सकता है। और क्या बन सकता है, और बन सकता है बहुधंधी, बहुधंधी। एक अपन पढ़ते हैं बहुसंख्यक, तो अपना वो भी बन सकता है बहुसंख्यक। तो ये आपके बहु उपसर्ग से बनने वाले शब्द, बहु यानी बहुत। अगला हमें दिया गया अलम। अलम से कौन कौन से, एक तो हमने संधि में ही बात की थी, अलम प्लस करण, अलंकार, अलंकृत। तो एक तो बन गया अलंकृत, और एक अभी हमने जो पहले क्वेश्चन में बात की थी अलंकार की, तो अलंकार, ठीक है, अलंकार, अलंकार, ठीक है, ये सब है बन गए। आगे बढ़े, अगला में दिया गया सह उपसर्ग। सह उपसर्ग की बात करें तो इसमें हमें बहुत अच्छे से याद है, सहगान, सहचर, सहज, सहज, सहकर, सहकर। तो ये अपने अच्छे से हो सकते हैं, दो अपन अच्छे से लिख सकते हैं, सहगान, सहचर, सहज, सहकर, ये आपके सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द आ गए। आगे बढ़े, अगला हमें दिया गया अध। अध्य की बात करें तो इससे कौन कौन से बन सकते हैं, एक तो आपका अधोगति, अध्य से अधोगति। और कौन सा बन सकता है, अधोमुख, क्या बन सकता है, अधोमुख। और अधः उपसर्ग से बन सकता है अधोवायु, अधोवायु। और आपके अधः उपसर्ग से कौन बन सकता है, अधोगति हो गया, अधोमुख हो गया, अधोवायु हो गया, अधः पतन भी हो सकता है, अधः
पतन। तो ये आपके अधः उपसर्ग से बनने वाले शब्द हो गए। आपको दो ही लिखने हैं, लेकिन आपको एटलीस्ट 3 से 4 याद होने चाहिए, ताकि वहां लिखते टाइम अपन को सोचने में टाइम वेस्ट ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित शब्दों से प्रत्यय पृथक कीजिए। अब इनमें है हमें क्या करना है, प्रत्यय है उनको पृथक करना है। तो इसमें सिर्फ हमें पूछा है प्रत्यय पृथक कीजिए, तो हमें इसमें जो मूल शब्द है वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब हमें जो बच्चा इनमें मूल शब्द को लिखेगा और आपके प्रत्यय को लिखेगा, उसको भी वही 1 नंबर मिलेगा, और अगर सिर्फ प्रत्यय प्रत्यय लिखे आएगा उसको भी वही 1 नंबर मिलेगा। यहाँ पे सबसे पहला दिया है मिचोनी। मिचोनी में जो आपका प्रत्यय लगा हुआ है वो है ओनी। कौन सा प्रत्यय है, ओनी। मिचोनी में प्रत्यय ओनी। अगला अपन को दे रहा है कमेरा। कमेरा में कौन सा प्रत्यय है, एरा। कमेरा में एरा। तेजस। तेजस में तेज प्लस अस प्रत्यय है, ठीक है। कृपालु। कृपालु में कौन सा है, आलू प्रत्यय। कृपालु में आलू। श्रवण। श्रवण की बात करें तो श्रवण में अन प्रत्यय है। श्रवण में अन प्रत्यय, श्रवण अन। पाश्चात्य। पाश्चात्य में तय प्रत्यय। पाश्चात्य में तय प्रत्यय। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके प्रत्यय हो गए कमेरा, एरा, तेजस, अस, कृपालु, आलू, श्रवण अन, पाश्चात्य यह प्रत्यय। ठीक है, तो पाश्चात्य में यह प्रत्यय। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारा पार्ट बी। पार्ट बी की बात करें तो इसमें हमने पहले आपको बताया था कल वाले टेस्ट में कि आपको एक अधिसूचना है वो तैयार करनी है, और वो किस पर, उप शासन सचिव राजस्व विभाग राजस्थान सरकार की ओर से। यानी आप क्या है, उप शासन सचिव है राजस्व विभाग के। आपको भू नामांतरण शक्तियां तहसीलदार और नायब तहसीलदारों को स्थानांतरित करने के संबंध में अधिसूचना है वो जारी करनी है। सबसे पहले वही चीज हमें क्या लिखनी है, राजस्थान सरकार। विभाग कौन सा है, राजस्व विभाग। शासन सचिवालय यानी राजस्व विभाग का क्या है, शासन सचिवालय। क्यों, क्योंकि उप शासन सचिव किस में बैठता है, शासन सचिवालय में। और जो स्थान होता है वही हमें लिखना होता है, राजस्थान सरकार, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय। इस साइड अपन क्या लिखेंगे, इस साइड लिखेंगे पत्र क्रमांक। फिर इस साइड पत्र क्रमांक लिखने पर स्थान का नाम लिख देंगे, शासन सचिवालय का है जयपुर है उसका, और फिर दिनांक लिख दी 29 अक्टूबर 2023। फिर हम लिखेंगे अधिसूचना। अधिसूचना जारी करें तो अधिसूचना हो जाएगी। और आगे फिर हम बीच का जो मैटर है, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि जो अधिसूचना होती है वो राजस्थान सरकार यानी राज्यपाल महोदय होते हैं उनकी आज्ञा से है वो जारी की जाती है। ठीक है, तो अपन यहाँ लिखेंगे राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 3 की उपधारा 16(1) सैपटिथ धारा 16(4) की उपधारा 3(ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आप यहाँ पे लिख सकते हो राजस्थान सरकार राज्यपाल महोदय की आज्ञा से। ये लाइन भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर आगे लिखेंगे कि शक्तियों का प्रयोग करते हुए भू नामांतरण जो कि ग्राम पंचायतों को प्रदत्त शक्तियों से अनुशंसित था के स्थान पर समस्त तहसीलदारों एवं नायब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में होगा। यानी पहले जो ग्राम पंचायतों की शक्तियों में था वो अब तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के अधिकार क्षेत्र में होगा। यह अधिसूचना दिनांक 1 नवंबर 2023 से दिनांक 31 दिसंबर 2023 तक प्रभावी रहेगी। यानी ये नहीं है कि जो आपकी ये जो शक्तियां हैं इनको जो स्थानांतरित की जाती है वो हमेशा के लिए नहीं होगी। हमेशा के लिए जो आपका भू राजस्व अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन इस टाइम पीरियड तक तो इन्होंने टाइम पीरियड दे दिया 1 नवंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक है, वो तहसीलदार और नायब तहसीलदार होंगे उनके अधिकार क्षेत्र में आएगी। ये इन्होंने दे दिया। फिर आगे जब यहाँ पे साइन होते हैं वहां पे लिखेंगे राज्यपाल महोदय की आज्ञा से, नीचे उनके साइन करेंगे, किसके, उप शासन सचिव के होंगे, तो ये उनका क्या हो जाएगा, मोहर लग जाएगी। वही है, जब भी अधिसूचना जारी होती है तो वो सबके लिए समान होती है, तो यानी सबके लिए होती है, तो वो हम फिर यहाँ पे प्रतिलिपि देंगे। और जब भी हम किसी को कॉपी देते हैं तो पत्र क्रमांक पहले लिखते हैं, फिर इस साइड है कि आपका स्थान और दिनांक लिख दी जाएगी, फिर हम लिखते हैं पत्र लिपि, प्रतिलिपि लेते हैं। यहाँ पर वो जो आपके ऊपर 118 था वो इस अधिसूचना यानी इस पत्र के लिए था, और अब ये 119 से 23 तक है जो कि हमने जिन जिन को ये प्रतिलिपि यानी कॉपी दी है उनके लिए
होगा। प्रतिलिपि किस किस को दी है? निजी सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार को, यानी जो मुख्यमंत्री जी है उनका जो निजी सचिव है उनको दी जाएगी, और निजी सचिव मुख्य सचिव को दी जाएगी, राजस्व सचिव की निजी सचिव है उनको दी जाएगी, और अधीक्षक केंद्रीय मुद्रणालय यानी जो इनकी जो कॉपी और बनाएगा उनको भी ये प्रेक्षित की जाती है। तो मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को प्रेक्षित कर लेख है कि राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन कर एक प्रति इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करे। ठीक है, अब एक चीज याद रखना ना, जितनी भी मैंने आपको अधिसूचना लिखवाई है उन सभी अधिसूचना में ये जो चौथा पॉइंट है ये सेम रहा है। क्या? कि ये केंद्रीय मुद्रणालय राजस्थान जयपुर को प्रेक्षित की गई है। क्यों? क्योंकि अपना जो अधिसूचना होती है, अपनी जो अधिसूचना होती है, ये अधिसूचना है ये राजपत्र में प्रकाशित होती है, और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ही वो जारी होती है। तो ये चीज आप याद रखना कि जब भी आप अधिसूचना आपके एग्जाम में आ जाए, आप अधिसूचना लिखो, तो उसमें आपको ये चौथा पॉइंट है ये याद से लिखना है कि कॉपी दे रही है तो ये जरूर लिखोगे। क्यों? क्योंकि अधिसूचना तभी कंप्लीट होगी जब वो राजपत्र राजस्थान राजपत्र में है वो प्रकाशन उसका होगा। तो ये आपको याद रखना है। चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसको दी जाती है? अधीक्षक केंद्रीय मुद्रणालय को राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर जाती है। उसके साथ ही उनको लेख लिखा जाता है कि राजस्थान राजपत्र का जो आगामी अंक होगा उसमें इस अधिसूचना को शीघ्र प्रकाशन करना है, और प्रकाशन करने के बाद जो एक प्रति है वो विभाग को भिजवानी है। ठीक है, तो ये आपका चौथा पॉइंट हर एक को, चाहे वो किसी पर भी आपको अधिसूचना तैयार करनी हो, किसी भी कार्यालय किसी भी विभाग से संबंधित हो, किसी भी चीज से संबंधित हो, लेकिन ये जो चौथी लाइन है आपका चौथा पॉइंट है प्रतिलिपि में, ये सेम रहेगा। सेम का मतलब ये है कि इस मुद्रणालय को लिखा जाएगा, और ये जो लाइन है राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में उक्त अधिसूचना का शीघ्र प्रकाशन करे, ये लाइन भी लिखी जाएगी। अगला, फिर जो ये आपके नायब तहसीलदार और तहसीलदारों को लिखी गई है, तो समस्त जिला कलेक्टर होंगे उनको भी ये कॉपी जाएगी, एक अपने कार्यालय में भी रहेगी। तो ये लिख दिया। फिर इस साइड है अपने उसके उप शासन सचिव है, उनके साइन होंगे, उनका नाम होगा, और फिर यहाँ पे उनकी मोहर लग जाएगी। तो ये थी आज की अधिसूचना। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी सारी चीज मैंने आपको अच्छे से। और जैसे अधिसूचना हो गई, विज्ञप्ति हो गई, आपके आपके सर्कुलर हो गए, आपके टेंडर हो गए, निविदा हो गई, इनकी ज्यादा से ज्यादा मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है। अब हम आगे देखते हैं। अगला हमारा जो कल वाले जो हम टेस्ट करेंगे उसका क्वेश्चन है, वो है आपका श्री सत्यपाल गुप्ता निदेशक एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किसको लिखा जाता है? श्री मनोहर वर्मा, जिला कलेक्टर कोटा। जिला कलेक्टर कोटा को चिकित्सकों का दल एवं आवश्यक उपकरण भेजने के संबंध में अर्धशासकीय पत्र लिखना है। तो अर्धशासकीय पत्र लिखना है, तो वो मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कि किस प्रकार है आपको अर्धशासकीय पत्र है वो लिखने होते हैं। एक बार फिर मैं आपको थोड़ा सा इसका फॉर्मेट बता देती हूँ ताकि आपको लिखने में है वो आसानी हो जाए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन? राजस्थान सरकार लिखेंगे। फिर ये किसको लिखना होता है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लिखा जाएगा, के द्वारा। तो यहाँ पर फिर हम राजस्थान सरकार हो गया। फिर यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग हो जाएगा। अर्थशास्त्रीय पत्र जब भी लिखा जाता है तो सबसे पहले जो लिखने वाला होता है यहाँ पे उसका नाम होता है। तो लिख कौन रहा है? सत्यपाल गुप्ता, निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, यानी सत्यपाल गुप्ता जी के द्वारा लिखा जाता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे सत्यपाल गुप्ता, फिर यहाँ पे लिखेंगे निदेशक, फिर यहाँ पे अपन पत्र क्रमांक लिखेंगे। पत्र क्रमांक के सामने यहाँ पे है वो स्थान आ जाएगा, जैसे जयपुर आ गया, फिर यहाँ पे उनकी डेट आ जाएगी। फिर बीच में है अपने क्या लिखेंगे? अपना जो भी मैटर होगा, इन्होंने बोला है ना कि ये कलेक्टर कोटा को लिखना है कि कोटा को चिकित्सकों का दल एवं आवश्यक उपकरण भेजने के संबंध में लिखना है। तो यहाँ पे अपन प्रिय श्री या ऐसे कुछ करके, यानी उनका संबोधन करके है, फिर ये चीज लिखना यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। ये लिखने के बाद है फिर अपन लिखेंगे कि ऐसा करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, ऐसे होंगे, तो ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे शुभकामनाओं सहित लिख देंगे। फिर यहाँ पे उनका शुभेच्छु और शुभेच्छु करके है वो अपना लिख देंगे, या फिर आपका भवोदय ऐसे करके कुछ लिख देंगे। और फिर यहाँ पे सत्यपाल गुप्ता आ जाएगा, और यहाँ पे उनकी मोहर लग जाएगी। और फिर इस साइड है, नीचे साइड है, इस साइड है, इनके नीचे शुभेच्छुक इस साइड हो जाएगा, इसी के नीचे इस साइड है जिसको हम भेज रहे हैं उनका नाम पता है वो लिखा जाएगा।
ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया है कि किस प्रकार के प्रारूप में आप लिखोगे। बस आपको कंटेंट आपको बनाना है, क्योंकि मैंने बहुत सारे आपको अर्थशास्त्र के पत्र, आपको सारी की सारी चीजें आपके पार्ट बी में जितने भी आपके सिलेबस में दिए गए सभी की मैंने 5 से 6 बार प्रैक्टिस करवाई है सभी कंटेंट की। तो आपको कंटेंट मैंने बहुत ज्यादा दे रखा है, और आगे भी जब तक आपका एग्जाम होगा मैं आपको कंटेंट है वो प्रोवाइड करवाती रहूंगी। तो इससे आपको ये तो पता चलेगा, जैसे अपन को ना प्रारूप पता चल जाता है कि हाँ हाँ इस फॉर्मेट में लिखना है, तो अपन कंटेंट अपने पास बहुत होता है, अपन उसको लिख सकते हैं। बस अपन को उस अपने शब्दों में उनको पिरोना होता है, बस हमें पता होना चाहिए भी कहाँ कहाँ क्या लिखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम आगे इसका सॉल्यूशन कल वाले क्लास में करेंगे। तो चलिए, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, लेकिन अपने दोस्तों के साथ है वो शेयर जरूर करना। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।